In continuation of punctuation marks, today we will learn about the use of full stop. फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में सीखेंगे। प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगता है, यानी कि जब भी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो उसके बाद क्या लगता है, हमेशा फुल स्टॉप। परंतु विस्मय और प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जिसमें कोई किसी प्रकार का हैरानी या विस्मय हुआ है या प्रश्न पूछा गया है तो वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगता, वो अलग चीज़ है। लेकिन जिनमें फुल स्टॉप लगता है आज उसके बारे में यहाँ पर इसमें सीखेंगे हम। वी विजिटेड टू मुंबई, हमने मुंबई की यात्रा की, सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है। गो देयर, वहाँ पर जाओ। कम हेयर, यहाँ आओ। तो इन तीनों सेंटेंसेस के बाद जो है फुल स्टॉप लगा, क्योंकि ये जो है सिंपल सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये लास्ट के दो सेंटेंस जो है गो और कम वाले जो सेंटेंस हैं इनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टार्टिंग हमेशा एक वर्ब से होती है उनको क्या बोलते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, सेकंड यूज ऑफ फुल स्टॉप। एब्रीविएशंस में फुल स्टॉप लगता है हमेशा। एब्रीविएशंस होता है संक्षेप में जो लिखते हैं हम, जैसे MD लिखा हमने, इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन्स, लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसकी MD। तो M के बाद डॉट और D के बाद डॉट। PhD जिसका फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, तो PH के बाद डॉट लगा है यहाँ पे, या फुल स्टॉप कहेंगे जिसको हम, D के बाद भी। ऐसे डॉक्टर, डॉक्टर वर्ड जो होता है उसकी स्पेलिंग DOCTOR होती है, लेकिन एब्रीविएशन में उसको DR लिखते हैं हम, और DR के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये जो है डॉक्टर की एब्रीविएशन होगी, इसके बाद भी फुल स्टॉप है। और ऐसे ही बाकी वर्ड्स भी हैं, जैसे BSc, MSc, MCom और बहुत सारे वर्ड है, MLA, MP एट्सेट्रा। थर्ड, यूज ऑफ कोमा। कोमा का यूज कहाँ होता है, नाउन्स और एडजेक्टिव्स को अलग करने के लिए, यानी कि जब हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं और उस सेंटेंस के अंदर जो है अलग अलग नाउन्स या एडजेक्टिव्स हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए हमेशा उनके बीच में क्या लगेगा, कोमा। जैसे इसी सेंटेंस के अंदर हम बात करते हैं, जैसे अ पेन, अ पेंसिल, एन इरेजर, हम तीन अलग अलग नाउन्स की बात कर रहे हैं, तो इन नाउन्स के बीच में इनको अलग अलग करने के लिए क्या यूज़ हुआ है, कोमा लगा है। पेन के बाद कोमा, पेंसिल के बाद कोमा लगा है, तो ये नाउन है। तो इस तरह जब हम अलग अलग नाउन्स को वहाँ पर काउंट कर रहे हैं या उनका जिक्र करें तो उनको अलग अलग करने के लिए कोमा लगता है। और हम एडजेक्टिव का भी यूज़ देख लेते हैं। एडजेक्टिव के अंदर भी ऐसे ही है, ही इज़ नोबल, ब्रेव, जनरस एंड एबल। तो ये चार अलग अलग एडजेक्टिव हैं उसको बताने के लिए कि वो नोबल है, ब्रेव है, जनरस है और एबल है। तो इन एडजेक्टिव्स को भी अलग अलग करने के लिए बीच में क्या लगेगा, हमेशा कोमा लगाना कंपलसरी है। अपोजिशन अर्थात किसी शब्द के साथ लगकर व्याख्या करने के लिए कोमा लगता है। नितिन माय फ्रेंड इज़ अ पुलिसमैन, यानी कि नितिन जो है वो नाउन है और उसके एक्सप्लेनेशन के रूप में माय फ्रेंड है, और माय फ्रेंड इज़ अ पुलिसमैन, यानी कि नितिन के बारे में सारी चीज़ें बताई गई कि नितिन मेरा फ्रेंड है और मेरा फ्रेंड जो है वो एक पुलिसमैन है। हम और भी सेंटेंस ले सकते हैं, राकेश माय फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। तो इसी तरह जब उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं हम या उसके बारे में डिटेल आगे बताते हैं तो उनके बीच में क्या लगेगा, कोमा लगता है, और लास्ट में हमेशा क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगता है। लास्ट में फुल स्टॉप। डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के मध्य हमेशा कोमा लगेगा, उन दोनों को अलग अलग करने के लिए क्या लगेगा, कोमा। माई सन सेड आई हैव डन इट। माई सन यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर हमेशा बंद होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो इन दोनों को अलग अलग करने के लिए, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए बीच में क्या लगेगा, कोमा लगता है हमेशा। यस और नो के पश्चात भी हमेशा क्या लगता है, कोमा। जैसे क्वेश्चन पूछा गया विल यू कम, तो आंसर क्या दिया, यस आई विल कम, तो यस के बाद हमेशा कोमा लगता है। उसके बाद कोई शिमला जाने के बारे में पूछ रहा है कि इज़ ही गोइंग टू शिमला, आंसर क्या दिया, नो ही इज़ नॉट गोइंग टू शिमला, तो यस और नो के बाद हमेशा कोमा लगेगा। तिथि को वर्ष से अलग करने के लिए, यानी कि जब हम डेट लिखते हैं तो जो ईयर होता है, ईयर से पहले डे और मंथ जो है वो लगाने से पहले हमेशा कोमा लगेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले मंथ लिखें या डे लिखें, लेकिन वो दोनों लिखने के बाद हमेशा कोमा आएगा, फिर ईयर लिखा जाता है। दूसरा मेथड ये हो सकता है, पहले डे है, फिर मंथ है, फिर कोमा और फिर ईयर, यानी कि हमेशा ईयर से पहले कोमा लगता है। वैन, इफ, एज आदि से स्टार्ट होने वाले जो क्लाउजेज हैं उनको मेन क्लाउज से अलग करने के लिए भी कोमा लगता है। व्हेन आई सॉ माय फ्रेंड
आई रेन टू मीट। व्हेन आई सा माई फ्रेंड्स, जब मैंने अपने फ्रेंड को देखा, ये एक क्लाउज है और स्टार्टिंग किससे हो रही है, वैन से, तो इसकी कंप्लीट होने के बाद हमेशा कोमा लगेगा। इफ़ यू वर्क ऑनेस्टली यू विल गेट इट्स फ्रूट। तो इफ से स्टार्ट होने वाला जो क्लाउज है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी क्या लगेगा, कोमा। एज आई वॉज एंटरिंग इन आई सा हर, जो क्लाउज एज से स्टार्ट हो रहा है उसके बाद भी हमेशा क्या लगेगा, कोमा लगता है। यूज ऑफ मार्क ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है। क्वेश्चन मार्क आमतौर पे जब हम किसी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डू, डज, डिड, एट्सेट्रा। तो जब भी सेंटेंस उनसे स्टार्ट होता है तो लास्ट में हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो WH वाले क्वेश्चन वर्ड हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, एट्सेट्रा, उनके बाद भी हमेशा क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगता है। इन्वर्टेड कोमाज का यूज़ कहाँ होता है, इनका कहाँ प्रयोग होता है और इनका सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है इनका सिंबल हमेशा। डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच जब भी होगी तो उसमें क्या लगेगा, इन्वर्टेड कोमाज लगेंगे। जैसे ही सेड टू मी व्हाट आर यू, तो ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमाज बिगिन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इन्वर्टेड कोमाज क्लोज। यानी कि जब भी डायरेक्ट स्पीच की जाएगी तो वो किस में बंद आएगी, रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच जो हमेशा इन्वर्टेड कोमाज में बंद होगी। और दूसरा यूज इन्वर्टेड कोमाज का कहाँ हो सकता है, दूसरा हो सकता है किताबों, कविताओं, कहानियों आदि के नाम के साथ। किसके साथ हो सकता है, जब हम उनका नाम बता रहे हैं। विलियम शेक्सपियर रॉट द प्ले हैमलेट, यहाँ पर हैमलेट जो है वो एक प्ले का नाम है। जॉन कीट्स रोट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये एक पोएम का नाम है। तो किसी लेखक के द्वारा लिखे गए कोई प्ले, नावल, ड्रामा या पोएम एट्सेट्रा जो हैं, उनके जो टाइटल होते हैं, उनका जो शीर्षक है वो भी इन्वर्टेड कोमाज में हम क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है अपोस्ट्रोफे की। अपोस्ट्रोफे का यूज कहाँ होता है, अपोस्ट्रोफे क्या होता है, अपोस्ट्रोफे देखेंगे सबसे पहले, ये ऊपर जो कोमा सा लगता है, यह चिन्ह किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष का अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग होता है। यानी कि उस व्यक्ति का किसी पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर जो अधिकार है वो दिखाने के लिए क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, विनय शर्माज हाउस, विनय शर्मा का घर। तो इस शर्मा के ऊपर जो ये कोमा लगा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, अपोस्ट्रोफे। तो विनय शर्मा का उस हाउस के ऊपर क्या है, अधिकार है। दिस इज सोहानाज बुक, ये किसकी बुक है, सोहाना की। तो बुक के ऊपर सोहाना का क्या है, अधिकार है। जब किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के ऊपर, चाहे वो हाउस है, बुक है या और कोई भी चीज़ है, वो अधिकार दिखाने के लिए क्या लगेगा, अपोस्ट्रोफे एस लगेगा। दिस इज़ अ बॉयज स्कूल, एक लड़कों का स्कूल है। संक्षिप्त रूप में लिखे शब्दों का प्लूरल बनाने के लिए, जैसे एमपीज, एमपी सिंगुलर है, उसका प्लूरल बनाने के लिए अपोस्ट्रोफे एस लगा के हम उसका प्लूरल बना देते हैं। ये संक्षिप्त में है शब्द। एमएलए, एमएलए भी संक्षिप्त में है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाएगा, ऊपर अपोस्ट्रोफे एस। कंट्रैक्शन फॉर्म के लिए भी हमेशा क्या लगता है, अपोस्ट्रोफे एस लगता है। कंट्रैक्शन फॉर्म जैसे डू नॉट ना लिख के हमने डोंट लिख दिया, विल नॉट ना लिख के क्या लिख दिया, वॉन्ट, इज़ नॉट ना लिख के क्या लिख दिया, इजंट। तो इस तरह जो है ये कंट्रैक्शन फॉर्म जो है दिखाने के लिए हमेशा क्या लगेगा,